नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में बहू का सुख कैसे देखें, कुंडली में बेटे का सुख कैसे देखें, आपको आपकी बहू जीवन में सुख देगी या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। और ये किस प्रकार से कुंडली में जांचा जाता है, किस प्रकार से चेक किया जाता है कि आपकी बहू आपको सुख देगी या नहीं, आपका बेटा आपको सुख देगा या नहीं, इसे समझेंगे। बहू या बेटे लड़ाई झगड़ा करेंगे या सेवा करेंगे, इसे भी समझने का प्रयास आज के वीडियो में करेंगे। बहू बेटे के साथ आपका रिश्ता किस प्रकार से होगा, यानी आपको आपके जीवन में बहू बेटे का अच्छा सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, यदि नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, और यदि मिल सकेगा तो क्यों मिल सकेगा। यदि कोई ग्रह आपके इन सुखों को प्रभावित करते हैं तो आप उनका समाधान कर सकें, उनके उपाय कर सकें, ताकि आप बहू बेटे का सुख जीवन काल में अच्छे से ले पाएँ। यही आज के वीडियो का मूल मकसद भी है। तो इसे ही समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे कि किस प्रकार से कुंडली में बहू बेटे का सुख देखा जाता है, कौन से ग्रहों की स्थिति अच्छी होना आवश्यक है और कौन से ग्रह बहू बेटे के सुख को बाधित करते हैं। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो में सबसे पहले हम कुंडली में बहू का सुख कैसे देखा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद कुंडली में पुत्र का सुख कैसे देखा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखें। ध्यान रखें, कुंडली के पंचम भाव से हम यहाँ से पुत्र का विचार करते हैं। जैसा आप जानते हैं, कोई भी संतान हो, आपकी संतान का विचार कुंडली के पंचम भाव से होता है, और कुंडली का 11वां भाव बताता है पुत्र वधू, यानी बहू का सुख कुंडली के 11वें भाव से देखा जाता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बहू के विषय में, ठीक है। तो कुंडली का 11वां भाव लीजिए। अब कुंडली के 11वें भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसे कहा जाता है लाभेश, ठीक है, या एकादश भाव का स्वामी। तो यदि लाभ भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है, लाभ भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति है और लाभेश शुभ स्थानों में बैठा हुआ है, तो जीवन में बहू का सुख अच्छा होता है। ध्यान रखें कि बहू के सुख के लिए शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी होना अनिवार्य है। तो शुक्र का भी अच्छा होना जरूरी है, और इसके साथ साथ एकादश भाव के स्वामी का भी अच्छा होना जरूरी है, और साथ साथ लाभ भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं या दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं उनकी स्थिति भी देखना जरूरी होता है। यदि लाभ भाव में क्रूर ग्रह उपस्थित हों या फिर लाभ भाव में कोई अशुभ ग्रह दृष्टि डाले तो लाभ भाव को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण बहू के सुख में कहीं ना कहीं कमी होगी या फिर कहीं ना कहीं उसको प्रभावित ये करते हैं। लाभ भाव में यदि शुभ ग्रह बैठेंगे, शुभ ग्रह दृष्टि प्रभाव डालेंगे, तो बहू का सुख अच्छा होता है। सामान्यतः किस प्रकार से होगा, इसको अभी हम एक एक करके सूत्र के माध्यम से समझेंगे, ताकि आप सरल तरीके से समझ पाएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि लाभेश की स्थिति शुभ होना चाहिए, लाभ भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति होनी चाहिए, और लाभ भाव का स्वामी यानी लाभेश केंद्र या त्रिकोण के घरों में बैठा हुआ हो, तो ये बहू के लिए शुभ स्थिति होती है और खुद के लिए भी शुभ स्थिति होगी, क्योंकि आप बहू का विचार कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है कि बहू का सुख आपको मिल पाएगा। यदि लाभेश अशुभ घरों के अंदर बैठ जाए, ठीक है, यानी 6वें 8वें या 12वें भाव के अंदर बैठ जाए, या फिर कह सकते हैं कि अपने ही घर से वह 6वां हो जाए, अपने ही घर से 8वां हो जाए, अपने ही घर से 12वां हो जाए, तो ये स्थिति भी सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। आइए सूत्रों के माध्यम से हम विचार करते हैं। मित्रों, पहली स्थिति यह है कि यदि लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में ही बलवान होकर बैठ जाए, और लाभेश यदि कोई शुभ ग्रह है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि लाभेश शुभ ग्रह नहीं है तो लाभ भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसका स्वामी अपने ही भाव के अंदर बैठा हुआ हो मजबूत होकर, और लाभ भाव पर शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव हो, अशुभ ग्रह का दृष्टि प्रभाव ना हो, और लग्नेश के साथ यदि इसकी मित्रता होती है तो निश्चित रूप से आपकी बहू आपकी सेवा करने वाली होगी। ये स्थिति शुभ मानी जाएगी। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में लाभेश यानी 11वें भाव का स्वामी यदि लग्न भाव में आकर बैठ जाता है, मित्र ग्रही होकर बैठा हुआ होना चाहिए और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए, यानी लाभेश यदि लग्न भाव में आकर बैठ जाता है, तो उसका तात्पर्य है कि आपकी बहू आपकी सेवा करने वाली होगी, आपका कहा मानने वाली होगी। ये एक बिंदु हुआ। दूसरी बात आपको ये देखना है कि लाभ भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बहू आपकी सेवा करने वाली होगी, आपकी बातों को मानने वाली होगी, कहीं ना कहीं आपकी आज्ञा में रहेगी। लेकिन मान लीजिए कि लाभेश लग्न में तो चला गया, लेकिन लाभ भाव क्रूर ग्रहों या दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में आ गया, तो इसका तात्पर्य है कि मिला जुला फल देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से यदि लाभेश कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ गया है, तो इसका तात्पर्य है कि बहू में और आपके पुत्र में जो है आपस में प्रेम बना रहेगा, ये अच्छी स्थिति कही जाएगी, और आपकी बहू जो है आपका कहा मानने वाली होगी। लेकिन यहाँ पर भी यही बात ध्यान में रखना है कि 11वें घर पर यदि शुभ ग्रहों का अप्रभाव हुआ तो इसका तात्पर्य है कि पूर्ण सुख मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा। यदि मान लीजिए लाभेश तो पंचम भाव के अंदर बैठ गया है, लेकिन लाभ भाव पर जो है वो किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव भी है, तो इसका तात्पर्य है कि मिला जुला फल देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से यदि लाभेश कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ जाते हैं,
सप्तम भाव में बैठेंगे तो क्योंकि ये अपने ही घर से जो है नवे होंगे तो ये स्थिति भी बेहद शुभ मानी जाएगी और बहू आपकी सेवा करने वाली होगी, आपकी आज्ञा को मानने वाली होगी। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी देखना है क्या लाभ भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में है या नहीं। यदि लाभ भाव भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है और शुक्र की स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी है तो ऐसी स्थिति में उत्तम सेवा आपको प्राप्त होगी। लेकिन मान लीजिए कि लाभेश तो शुभ स्थिति में है लेकिन लाभ भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है तो मिला जुला फल देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि लाभेश कुंडली के 90 भाव के अंदर आकर बैठ जाए, यानी भाग्य भाव में आकर बैठ जाए, तो इसका तात्पर्य है लाभेश जब भाग्य भाव में आकर बैठा हुआ हो तो इसका तात्पर्य है कि आपकी बहू के आने से आपके घर के भाग्य में उन्नति होगी। आपका घर जो है यानी आपको अपने के जीवन में भाग्य का लाभ मिल पाएगा, बहू के आने से जीवन में तरक्की हो पाएगी। अब मान लीजिए कि लाभेश तो शुभ स्थिति में है लेकिन लाभ भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, ये खराब ग्रहों की दृष्टि है, तो इसका तात्पर्य मिला जुला फल देखने को मिलेगा। ठीक है, मिली जुली स्थिति देखने को मिलेगी। यदि मान लीजिए लाभेश भी लग्न में, पंचम में, सप्तम में या नवम भाव के अंदर बैठे हुए हों और लाभ भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, शुक्र कुंडली में स्वगृह, मित्रगृह, उच्च राशि के होकर केंद्रीय त्रिकोण के भावों में ये लाभ भाव या फिर धन भाव के अंदर बैठ जाए तो निश्चित रूप से ये स्थिति शुभ मानी जाएगी। तो ये देखिए आपको देखना क्या है कि लाभ भाव शुभ स्थिति में हो, यानी लाभ भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव ना हो, दुष्ट ग्रहों का प्रभाव ना हो, लाभेश केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ हो, लाभेश अपने ही घर से पंचम का या फिर सप्तम का या फिर नवम का यानी केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहा हो तो ये स्थिति ठीक कही जाएगी। अब मान लीजिए कि लाभेश शुभ स्थिति में हो, यदि मान लीजिए कि लाभ भाव शुभ स्थिति में हो, लाभेश पर खराब ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो इसका तात्पर्य मिला जुला फल फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मित्रों आइए अब अगली स्थिति पर विचार करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में लाभ भाव का स्वामी यानी लाभेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए या कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाए या कुंडली के 10वें भाव में आकर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए यदि लाभेश कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ गया है तो क्योंकि लाभेश चतुर्थ भाव में यानी बैठा तो केंद्र के भाव के अंदर है लेकिन क्योंकि वह अपने ही घर से छठवें का संबंध बनाया हुआ है, यानी लाभ भाव से चतुर्थ भाव आप देखें तो यहाँ पर छठवें का संबंध बनता है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ये बैठा केंद्र के घर में है तो इसलिए मिला जुला प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। ज़्यादा खराब फल नहीं मिलेंगे, मिला जुला फल देखने को मिलेगा। हालांकि क्योंकि लाभेश चौथे भाव के अंदर जब बैठेंगे तो छठवें का संबंध बनने के कारण लड़ाई झगड़े वाली स्थिति सामान्यतः थोड़ी बहुत रह सकती है लेकिन वो सामान्य ही रहेगी क्योंकि ये चौथा जो घर है वो माता का घर है और यहाँ पर जब लाभ भाव का स्वामी आकर बैठेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न करेगा। लेकिन लाभेश मित्रगृह होकर बैठा हुआ है, स्वराशि का बैठा हुआ है, उच्च राशि का बैठा हुआ है, इस पर देख लेना। यदि मित्रगृह होकर बैठा हुआ हो या फिर उच्च का होकर बैठा हुआ हो तो इसका तात्पर्य यह है कि मिले जुले फल, कोई ज़्यादा स्थिति खराब नहीं होने वाली। लाभ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। लाभेश यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे चलकर बात बन जाएगी। लेकिन मान लीजिए लाभेश यहाँ पर नीच राशि का, शत्रु राशि का होकर बैठा हुआ हो और लाभ भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुक्र ग्रह कुंडली के अंदर कमजोर हो जाए तो ऐसी स्थिति में हाँ ये स्थिति थोड़ा सा समस्यात्मक रह सकती है। अब मान लीजिए लाभेश किसी जातक की कुंडली के अंदर छठे भाव के अंदर आकर बैठ गया। देखिए लाभेश जब छठे भाव के अंदर आकर बैठेगा तो ये बहू के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है और इसके अलावा क्योंकि लाभेश अपने ही घर से यहाँ पर आठवें का संबंध बनाया हुआ है, जब ग्रह आठवें का संबंध बनाएगा अपने ही घर से तो निश्चित रूप से ये स्थिति भी कहीं ना कहीं समस्या वाली होगी। बहू के सुख में कहीं ना कहीं ये स्थिति ठीक नहीं है, कमज़ोर स्थिति को उत्पन्न करेगी। मान लीजिए लाभेश किसी जातक की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर आकर बैठ जाए क्योंकि दसम भाव जो है वो लाभ भाव से 12वां हुआ। देखिए लाभेश जब दसम भाव के अंदर बैठेगा तो कार्य दृष्टि के हिसाब से तो ये स्थिति ठीक है, कार्य क्षेत्र के लिए तो ठीक है, काम धंधे के हिसाब से तो स्थिति ठीक मानी जाएगी। लेकिन रिश्तों के लिहाज से यदि हम बात करें तो क्योंकि ग्रह अपने ही घर से 12वां हो गया इसके कारण ये जो 11वां घर है वो थोड़ा सा आपका कमज़ोर पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि आप देखिएगा लाभेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लाभ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। लेकिन मान लीजिए लाभ भाव खराब ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है और लाभेश भी कमजोर है और खराब ग्रहों से युत या दृष्ट हो गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ी वो समस्यात्मक स्थिति बन सकती है। लेकिन क्योंकि दसम भाव जो है वो केंद्र का घर है इसलिए समस्या जो स्थितियां रहेंगी वह नियंत्रित ही कही जाएंगी। मित्रों यदि किसी जातक की कुंडली में एकादश भाव के अंदर राहु ग्रह बैठ जाए, मंगल ग्रह बैठ जाए या शनि ग्रह बैठ जाए, विशेष रूप से राहु नीच राशि का होकर मंगल ग्रह अपनी नीच राशि में और शनि ग्रह अपनी नीच राशि में, यानी तीनों ग्रह अपनी नीच राशि के होकर यदि लाभ भाव के अंदर बैठ जाएं और एकादश भाव का स्वामी जो भी बन रहा है वह कुंडली में कमज़ोर हो जाए तो हाँ ये बहू के सुख को कम करती है। कहीं ना कहीं जीवन में बहू आपकी सेवा करें
ऐसा नहीं कहा जा सकता, यानी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी उसमें फिर रह सकती है। अब ऐसी स्थिति में आप ये देखिएगा कि कौन सा ग्रह लाभ भाव को प्रभावित कर रहा है, तो उस भाव से, उस ग्रह से संबंधित आप उपाय कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव में फिर कमी आती है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कुछ है जिस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, मंगल ग्रह मान लीजिए कि लाभेश बन रहा है, यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि आ रही है यहाँ पर यदि, तो फिर हम मंगल को यहाँ पर क्रूर ग्रहों में नहीं विचारेंगे। हालांकि मंगल क्रूर ग्रह होता है, लेकिन क्योंकि वह स्वयं लाभेश बन रहा है और लाभेश होकर यदि लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ है मंगल ग्रह, तो निश्चित रूप से यहाँ पर यह अपवाद स्वरूप बात होगी जो मैंने कही। इसके अलावा उसी प्रकार से शनि ग्रह यदि मकर राशि के या कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो या फिर उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, तब ये बात फिर अपवाद स्वरूप होगी। उसी प्रकार से राहु ग्रह यदि कन्या राशि के या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो ये बात थोड़ी सी अपवाद स्वरूप होगी। ऐसी स्थिति में आपको ये देख लेना होगा। हालांकि स्वभाव थोड़ा सा फिर भी उनका थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला रह सकता है, लेकिन हाँ, आपको ये देख लेना है कि यदि कोई शुभ ग्रह का प्रभाव भी हो रहा है, शुक्र ग्रह कुंडली के अंदर मजबूत है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि राहु मंगल या फिर शनि नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं, या फिर कुंडली के अकारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं, लग्नेश के शत्रु बनकर बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कही जा सकती। जो ग्रह प्रभावित कर रहा है उस ग्रह से संबंधित उपाय करने से दिक्कतों में कमी जरूर आ जाती है। आइए अब अगली स्थिति पर हम चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में यदि लाभेश छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, ठीक है, या फिर किसी भी भाव के अंदर लाभेश और षष्ठेश की युति बन जाए, तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि लाभेश और षष्ठेश की युति किसी भी भाव के अंदर, हालांकि मैंने अष्टम भाव में लिख दिया है, लेकिन किसी भी भाव के अंदर ये युति हो सकती है, तो कहीं ना कहीं बहू के सुख को ये बाधित करती है, कहीं ना कहीं समस्यात्मक स्थिति फिर रह सकती है। ऐसी स्थिति में जो ग्रह, जैसे मान लीजिए लाभेश षष्ठेश के साथ बैठा हुआ है, तो षष्ठेश से संबंधित उपाय कर लीजिए और लाभेश को बल दे दीजिए, यानी शुभ तरीके से, लेकिन ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो जो समस्या जीवन के दौरान चल रही होगी, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति, या बहू सुख नहीं दे रही, या फिर बहू के साथ आपकी बात नहीं बन पा रही, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। मित्रों, ध्यान रखें कि वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं केवल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कृपया अपने ऊपर इसको लागू ना करें, केवल सीखने की दृष्टि से इन बातों को लीजिएगा। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में लाभेश ग्रह और अष्टमेश ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, या फिर लाभेश जो है अष्टम भाव के अंदर चला जाए, दोनों ही स्थितियों में ये स्थिति भी ठीक नहीं कही जा सकती। बहू के सुख में कहीं ना कहीं कमी करती है। सुख का तात्पर्य है कि हो सकता है कि वो आपके साथ आपकी सेवा ना करें या कम करें, या फिर थोड़ा बहुत मनमुटाव बना रहे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है। यदि मान लीजिए लाभेश ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के 12वें घर के अंदर, या लाभेश और व्ययश की युति कुंडली के किसी भाव के अंदर हो जाए और लाभ भाव अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो इसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं ये सुख में कमी लाती है। तो इस बात को थोड़ा सा विचार लेना। मित्रों, ध्यान रखें कि यदि मान लीजिए खराब स्थिति बन रही है, तो आप नवमास कुंडली ओपन करिए और नवमास कुंडली में जो लग्न कुंडली का लाभेश बन रहा है उसकी स्थिति को देखिए। यदि नवमास कुंडली में लग्न का जो लाभेश है वह शुभ स्थिति में चला जाता है, ध्यान देने वाली बात है कि लाभेश यदि नवमास कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में चला जाता है, केंद्रीय त्रिकोण में बैठ जाता है, स्वगृही मित्र ग्रही हो जाता है, और नवमास के अंदर एकादश भाव का जो स्वामी ग्रह बन रहा है वह शुभ स्थिति में हो और एकादश भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए, तो इस स्थिति में लग्न कुंडली के जो दोष बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आगे जाकर कम होंगे। यानी कहने का तात्पर्य कि स्वभाव जो शुरू में आपके बहू के साथ या आपका आपस में जो बात नहीं बन रही है, वो आगे जाकर कहीं ना कहीं वो आपकी बातों को समझेंगे और जीवन में कहीं ना कहीं जो है वो सामंजस्य हो पाएगा। तो ध्यान रखिए कि नवमास में स्थिति अच्छी हो जाना चाहिए। नवमास में स्थिति अच्छी हो जाती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठीक है, यानी थोड़ा बहुत मनमुटाव शुरू में हुआ, बाद में जाकर वो चीज़ें सुधर जाती हैं। मित्रों, जीवन में जिस प्रकार से पुत्र वधू के सुख की चाह हमें रहती है, ठीक उसी प्रकार से ये भी इच्छा होती है कि बेटा आगे चलकर हमारे सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, यानी आपका कहा माने। इस प्रकार की इच्छा अभिलाषा हर माता पिता के जीवन में होती है और वो ये जानना चाहते हैं कि जीवन में उन्हें उनका बेटा जो है सुख दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ठीक है, या उन्हें पुत्र सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, वीडियो का मूल मकसद इतना ही है केवल कि ये जानने का प्रयास करना कि हाँ, इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं या नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों को कृपया दिमाग में लेने कर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, केवल समझने की आवश्यकता है। यदि कोई ग्रह खराब हो रहा है तो इस स्थिति में आप उपाय करके उसे सुधारने का प्रयास तो कम से कम कर सकते हैं आप। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बुरे प्रभावों में कमी लाई जा सकती है, ठीक है। तो आइए जानते हैं। देखिए, पंचम भाव से हम कुंडली के पंचम भाव से हम पुत्र का विचार करते हैं, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी यानी पंचमेश लग्न भाव के अंदर बैठ जाए, या फिर अपने ही घर यानी पंचम भाव में बैठ जाए, या नवे भाव में बैठ जाए, या एकादश भाव में बैठ जाए, स्वगृही मित्र ग्रही उच्च राशि का होकर बैठ जाता है और केंद्रीय त्रिकोण के घरों में, तो निश्चित रूप से ये स्थिति सुफलदायी होगी। आपका पुत्र आपका कहा मानने वाला होगा, ये एक बिंदु हुआ। दूसरी बात आपको ये देखना है,
पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। यदि पंचम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में है और पंचमेश भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में है और गुरु की स्थिति शुभ है, यदि तीनों स्थिति मैच हो गई, यदि मान लीजिए पंचमेश भी केंद्र त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि का होकर, या फिर आपका गुरु कुंडली में शुभ स्थिति में हो और तीसरा पंचम भाव भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो निश्चित रूप से जो है आपका पुत्र जो है कहीं ना कहीं तरक्की भी करेगा और साथ साथ आपकी बातों को मानने वाला भी होगा, आपकी सेवा करने वाला होगा। मान लीजिए कम से कम 2 बातें मैच हो जाती हैं, तब भी जो है आपका पुत्र जो है कहीं ना कहीं आपकी बात मानने वाला, आपका कहा सुनने वाला होगा, देर सवेर सुनेगा अवश्य। लेकिन मान लीजिए कि पंचमेश शुभ स्थिति में हो, पंचम भाव अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। लेकिन मान लीजिए कि तीनों चीज़ें नेगेटिव चली जाए, यानी पंचमेश खराब स्थिति में पहुंच जाए, यानी पंचम भाव का स्वामी 6वें 8वें या 12वें घर के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। पंचम भाव का स्वामी यानी पंचमेश यदि 6ठे भाव के अंदर, 8वें भाव के अंदर या 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाता है, विशेष रूप से शत्रुग्रही होकर बैठ जाए, अंश बल से कमजोर हो जाए और पंचम भाव अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में विशेष रूप से वह ग्रह पंचमेश के शत्रु होना चाहिए या लग्नेश के शत्रु होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पुत्र सुख में कमी आती है। ठीक है, कहीं ना कहीं पुत्र सुख यहाँ पर बाधित होता है। सुख का तात्पर्य है कि वो आपकी सेवा ना करें, ऐसा भी संभव है, या फिर वो आपसे दूर रहें। देखिए, दूर हैं अगर खुश हैं, ठीक है, दूर हैं तो आपसे अगर दूर हैं और बाहर रहकर यदि वह खुश हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई आपसे दूर रहेंगे तो आपको पुत्र का सुख कहाँ रहा। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कमी तो आ गई। इस प्रकार से उन चीज़ों को लीजिए। यदि पंचमेश कुंडली के 6ठे भाव में, 8वें भाव में या कुंडली के 12वें भाव में चला जाए, लेकिन ये देखिए शत्रु राशि के होकर गए हों और अंश बल से कमजोर हों और पंचम भाव अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो पुत्र सुख में निश्चित रूप से कमी होती है। किसी न किसी रूप में या तो विचार ना मिलें या फिर वह आपसे किसी न कारणवश दूर रहें, इस प्रकार की स्थितियाँ रहती हैं। अब मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें भाव के अंदर तो बैठा है, लेकिन स्वगृह मित्रगृह या उच्च राशि का होकर बैठ गया है। मान लीजिए कि पंचमेश शनि बन रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि कुंभ राशि जो 6ठे भाव के अंदर आएगी, तो यहाँ पर आपके पंचमेश जो है वो स्वगृह हो जाएंगे। तो इसे ये नहीं कहा जा सकता कि पंचमेश यहाँ पर अशुभ होगा। देखिए, ऐसी परिस्थिति में यदि स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि को 6वें 8वें 12वें भाव के अंदर बैठे हो तो पुत्र सुख रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी बनी रहेगी। इस चीज़ को ये बताता है। अब यहाँ पर गुरु की स्थिति देखिए, यदि गुरु का प्रभाव पंचम भाव पर हो या पंचमेश पर हो तो दिक्कत परेशानियों में फिर ये कमी लाता है। मित्रों, कुंडली में पंचम भाव का स्वामी यानी पंचमेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए या कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठ जाए या कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठ जाए, तब भी कहीं ना कहीं सुख में कमी होती है। आइए थोड़ा जानते हैं। देखिए, पंचम भाव का स्वामी यदि अपने ही घर से 12वां होगा यानी चतुर्थ भाव में होगा, तो निश्चित रूप से वह अपने ही घर से 12वां माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यदि वह स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर बैठे हैं तब तो ठीक, अन्यथा यदि शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों, पंचम भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, गुरु यहाँ पर कमजोर पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में फिर कहीं ना कहीं ये कमी की ओर संकेत करता है। हालांकि पंचमेश यहाँ पर केंद्र के घरों के अंदर क्योंकि बैठे हुए हैं, यानी चौथा घर जो कि केंद्र का घर भी है, यहाँ पर यदि बैठे हुए हैं तो उतनी कमी नहीं होगी जितनी 6वें 8वें या 12वें भाव में होती है। ठीक है, ये बात यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि पंचमेश अपने ही घर से 12वां है, इस वजह से उसमें कमी की तरफ ये संकेत करता है। उसी प्रकार मान लीजिए कि पंचमेश कुंडली के 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए, 10वां भाव जो कि कार्य क्षेत्र का भाव है, तो हो सकता है कि आपके संतान कार्य के लिए आपसे दूर हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति भी कहीं ना कहीं सुख में कमी वाली बात को साबित करती है। क्योंकि देखिए, यदि पुत्र साथ में है, आपकी सेवा कर रहा है, तो इसे ही पुत्र सुख माना जाएगा। यदि मान लीजिए पुत्र सुखी है, ठीक है, लेकिन अगर किसी काम के लिए अगर वह विदेश में गया है या दूर गया है, तो कहीं ना कहीं ये कमी की तरफ संकेत करता है, यानी कमी को बताता है। ठीक है, यानी वह सामने रहकर या स्वयं रहकर जितनी सेवा कर पाएगा उतना वो दूर रहकर नहीं कर पाएगा। ठीक है, उस स्थिति को बताता है। अब क्योंकि ये पंचमेश अपने ही घर से 6वां हुआ, इसलिए ये स्थिति बनी, लेकिन ये अशुभ नहीं मानी जाएगी। फिर भी यदि ये मित्रगृही होकर उच्च राशि होकर यदि पंचम भाव का स्वामी पंचमेश 10वें भाव के अंदर बैठ जाए और पंचम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, गुरु की स्थिति मजबूत हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आपकी देखभाल करेंगे। उसी प्रकार मान लीजिए कि पंचमेश कुंडली के 12वें घर के अंदर बैठ गए हैं। अब 12वां घर क्योंकि पंचम भाव से 8वां है, तो हो सकता है कि आपके संतान जो है वो पढ़ाई के लिए या एजुकेशन के लिए या किसी अन्य काम से विदेश में जाए या गृह स्थान से दूर जाए, तो आपसे दूर होगी। यानी इसका तात्पर्य है कि वो कहीं ना कहीं ये भी स्थिति कहीं ना कहीं सुख में कमी की यानी सेवा में कमी को बताती है। लेकिन पंचमेश 12वें घर के अंदर स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और गुरु मजबूत हों, पंचम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो संतान दूर भले ही रहेगी लेकिन आपका ख्याल फिर भी रखेगी। मित्रों, आइए अब बात करते हैं उन 2 ग्रहों की जिनकी स्थिति कुंडली में शुभ होना बेहद आवश्यक है। इसी से ये तय होगा कि कुंडली में पुत्र और पुत्रवधू का सुख किस प्रकार से है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली के पंचम भाव का स्वामी यानी पंचमेश और 11वें भाव का स्वामी ग्रह यानी लावेश प्रभावित हो रहा है, तब 2 ग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनकी चर्चा अभी हम हालांकि कर चुके हैं। शुक्र, पुत्रवधू की यदि आप बात करें तो शुक्र की स्थिति भी आपको देखिए लावेश के साथ साथ। इसके अलावा पुत्र की जब कभी बात चल रही हो तो गुरु ग्रह की स्थिति को भी जरूर विचार लीजिए। यदि गुरु ग्रह कुंडली में स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि का होकर कुंडली के किसी भी भाव के अंदर यदि
बैठा हुआ हो, विशेष रूप से शुभ भावों के अंदर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुत्र सुख को ये अच्छा करते हैं। उसी प्रकार से यदि शुक्र कुंडली के अंदर स्वगृह, मित्र गृह, उच्च राशि के होकर शुभ भावों के अंदर बैठे हुए हो मजबूत होकर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुत्र वधु यानी वधु के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख को ये बढ़ाने का ही कार्य करते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।